बड़े बड़े सोफों पर खानदानी बुजुर्गों की एक छोटी सी पंचायत ऐसी बैठी थी जैसे कोई अदालत चल रही हो। दादाजी अमान खान सोफे के बीच में बैठे थे। उन्होंने हाथ में चांदी की अंगूठी पहनी हुई थी जिसे वो इस वक्त मसल रहे थे। जब उन्हें लगा था कि फैसला पक्का है, उन्हें एक एक लम्हा खानदानी इज्जत और आहिल के विदेश के फ्यूचर के इधर उधर घूम रहा था। लेकिन फैसला सुनने से पहले उन्होंने मुझसे मेरी मर्जी पूछने का एक छोटा सा ड्रामा करना था। मैं धीमे कदमों के साथ अंदर आई थी। मेरी आंखों में गुस्सा था, मगर चेहरे पर एक फैसला डटकर खड़े होने वाली शक्ति थी। मेरा लाल दुपट्टा किसी जख्मी परिंदे की तरह मेरे कंधों से लिपटा हुआ था। मैं सीधा दादाजी के कदमों में गिरने के बजाय सोफे से दूर फासला रखते हुए हिचकियों के बीच फंसी हुई आवाज में चिल्लाई थी, मुझे मुझे आहिल खान से शादी नहीं करनी। दादा के चेहरे पर फौरन गुस्सा आ गया। ये क्या बदतमीजी है फारिहा, तमीज को भूलो मत। मैंने हाथ जोड़ दिए। मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे, मगर अब मेरी आवाज में डर के बजाय एक मजबूती थी। माफी चाहती हूँ दादाजी, मगर मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। वो आहिल खान बांझ है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। दादा का रंग उड़ गया था। माहौल में छाई हुई इस खतरनाक खामोशी को महसूस किया जा सकता था, जैसे खानदान के बड़ों को सांप सूंघ गया हो। ये सिर्फ शादी का इनकार नहीं था, ये एक ऐसा पर्सनल इल्जाम था जो सदियों पुराने खानदान की इज्जत को हिला रहा था। मेरी ये बात सुनकर सबकी आंखें हैरत और डर से फैल गई थीं। कोई ये यकीन करने को तैयार नहीं था कि इस कम उम्र लड़की ने खानदान के सबसे बड़े बेटे आहिल खान पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी की खतरनाक आवाज कमरे में छत से टकराई। तुम क्या जानती हो इन बातों के बारे में? ये कैसा घटिया इल्जाम है? ठीक उसी लम्हे जब माहौल में सीरियसनेस थी, दरवाजे की साइड से एक गला खनखारने की आवाज आई। आहिल खान वो वहीं खड़ा था। उसने सारा मंजर, आंसू और मेरा इल्जाम साफ साफ सुन लिया था। आहिल अंदर आया तो उसकी चाल में वही घमंड था, मगर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे, जैसे इंतजार कर रहे हों कि खानदान की इज्जत पर लगने वाले इस दाग को वो किस तरह मिटाता है। आहिल मुझसे कुछ कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी आंखों में एक खामोश गुस्सा झलक रहा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि मैं बांझ हूँ? आहिल की जोरदार ठहरी हुई आवाज पर मेरा दिल जोर से धड़का। मेरी आंखें आहिल के चेहरे पर जम गईं। मैंने खुद को संभाला। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मेरी आवाज में डर की बजाय घबराहट थी। मैं सच कह रही हूँ। मैंने नजरें झुकाए, कांपते हुए बोला, कल अखबार में एक रिसर्च आई थी। वो रिसर्च मैंने खुद पढ़ी थी। मैंने एक गहरा सांस लिया, जैसे कोई आखिरी कोशिश कर रही हूँ। इस रिसर्च के नाम पर सिगरेट पीने वाले मर्द जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इस बात पर कमरे में एक लम्हे के लिए हल्की हल्की बातें होने लगीं, मगर आहिल ने गुस्से से अपने दांत पीसे थे। उसने अपने हाथ की उंगलियों को इतनी सख्ती से मुट्ठी में दबा लिया कि उसके नाखून सफेद पड़ गए। उसके दिमाग में तेजी से ये ख्याल दौड़ा, इसका मतलब ये छुटकी मेरे बेडरूम की तलाशी लेती है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, उसे कोई सबूत मिला होगा। मेरे बेड के पीछे छुपे सिगरेट का खाली पैकेट या कोई लाइटर। आहिल की आंखों में एक चमक उभरी। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मैंने उसकी पर्सनल लाइफ की जासूसी करके एक झूठा हथियार तैयार किया था। तुम तुमने मेरी किसी पर्सनल चीज को छुआ? आहिल ने अब अपनी आवाज को और धीमा मगर ज्यादा खतरनाक बना दिया। तुमने किसके कहने पर मेरे कमरे में झांका है? मैंने आंखों में आंसू लिए सर ना के इशारे में हिलाया। नहीं नहीं, मैं तो बस वो अखबार मेरे हाथ में लग गया था और मुझे शक हुआ कि मेरी जिंदगी दादाजी इंटरफेयर किए बिना रह नहीं सके। फारिहा, ये तुम्हारी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, खानदानी इज्जत का सवाल है। तुमने बिना सबूत ये बात कैसे? बस। आहिल की आवाज एक ऑर्डर की तरह कमरे में गूंजी, जिसने दादाजी को भी खामोश कर दिया था।
वो मेरे लगाए गए झूठे इल्ज़ाम पर सफाई नहीं चाहता था। उसने एक तेज़ वार्निंग भरी नज़र से देखा। तुम क्या कहते हो आहिल? दादाजी ने बहुत सीरियस होकर पूछा। क्या तुम्हारे बारे में इस लड़की का इल्ज़ाम ठीक है? तुम छुप-छुप कर सिगरेट पीते हो और वो भी घर में। आहिल ने अपने मुंह में बड़बड़ाया। तुम्हें तो मैं देखकर रहूंगा मिस फारिहा। कुछ कहा तुमने? दादाजी की बात पर आहिल ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, जैसे वो अपने अंदर के तूफान से बाहर आया हो। मैं कह रहा था कि नहीं। आहिल ने अब अपना फैसला सुना दिया। उसकी आवाज में अब कोई झिझक या गुस्सा नहीं, सिर्फ कंट्रोल था। जी, बस शादी कल ही कर दीजिए सुबह। मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इस संडे को ही बिजनेस ट्रिप पर निकलना है। उसने एक खतरनाक नज़र मेरे ऊपर डाली, जो अब हैरत से उसे देख रही थी। आहिल के इस अचानक और फैसले भरे कदम ने मेरे सारे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि उसने मेरी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए उल्टा शादी को एक दिन आगे खींच लिया था। फिर वो अकेली यहाँ क्या करेगी? मेरे साथ ही चली जाएगी। ये बात मेरे लिए एक सज़ा थी, एक ऑर्डर जो मैंने अपने आप को उस राक्षस से बचाने के लिए कोशिश में खुद को अपने हाथों से लिखवा लिया था। आहिल की आखिरी बातों में कोई सवाल की गुंजाइश नहीं थी। ये एक पक्का फैसला था, एक ऐसा ऑर्डर जिसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। अभी कुछ देर पहले तक मैं अपने झूठे इल्ज़ाम को अपने आप को बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार समझ रही थी, मगर आहिल ने इस हथियार को सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि इस झूठ की बुनियाद पर मुझे रातों रात कैद होने का ऑर्डर सुना दिया था। वो एक मिनट के लिए भी वहाँ और बहस करने के लिए नहीं रुका। दादाजी ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले थे। वो कुछ कहना ही चाहते थे, मगर आहिल के चेहरे पर गुस्से की ऐसी सख्त लहर थी कि किसी में इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं हुई। खामोशी में आहिल ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली। वो नज़र हमदर्दी या मोहब्बत की नहीं, बल्कि एक मालिक की थी, जो भागने वाले कैदी को उसकी जगह दिखा रहा हो। पापा, आहिल ने अपने बाप को पुकारा। शादी की सारी तैयारियां जल्दी ही पूरी होनी चाहिए। मुझे कल रात की फ्लाइट पकड़नी है। उसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अपने सख्त हौसलों और फैसलों का बोझ छोड़ गया। आहिल के जाने के बाद कमरे का माहौल फौरन पछतावे और इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। मेरी माँ, जो इस सारे मामले में खामोश बैठी थी, भागकर मेरे पास आई। तुमने ये क्या कर दिया फारिहा? उनकी आवाज में डर था। तुमने खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया और बदले में क्या मिला? मुझे आजादी चाहिए थी मम्मी, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे इस राक्षस की कैद नहीं चाहिए थी, और अब माँ ने मुझे झंझोड़ा। अब तुम उसके साथ सात समुंदर पार कैद होने जा रही हो। उसने तुम्हारे इल्जाम को नहीं अपनाया, बल्कि उसे अपनी मर्जी मनवाने का बहाना बना लिया। बड़े लोगों ने और बहस करना ठीक नहीं समझा। दादाजी ने गहरी सांस ली और अपने बेटे दानिश खान को इशारा किया कि फैसले को पूरा किया जाए। खानदान में शोर हंगामा हो जाए या एक गलत इल्जाम पर बात बने, दोनों ही सूरत में खानदान की इज्जत जाती। इसलिए खामोशी से शादी करवा देना ही एक रास्ता था। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी थी। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि डर था। मेरा हर प्लान नाकाम हो चुका था। मैंने आहिल को कमजोर समझा था, मगर वो बहुत मजबूत निकला। जिस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मैं एक दिन पहले जी रही थी, वो सिर्फ 24 घंटे में उम्र कैद की सजा में बदलने वाला था। मैं लड़खड़ाती हुई अपने बेड की तरफ बढ़ी। मैंने अपना कमरा अंदर से बंद किया और बेड पर गिर गई। बाहर शादी की तैयारियों का शोर और घबराहट शुरू हो चुकी थी। ये खुशी की तैयारियां नहीं, बल्कि मुझे दी जाने वाली सजा का बंदोबस्त था। मैं रोई, रोती चली गई, लेकिन इन आंसुओं में अब सिर्फ बेबसी और हार थी। मेरी नज़र अपने सामने पड़ी किताबें, अपनी पसंदीदा स्टोरी बुक और अपनी डायरी पर गई, जिन्हें मैं आहिल के डर की वजह से छुपाकर रखती थी। आहिल का वो रवैया जो बचपन से मेरे ऊपर सख्त था, कॉलेज की छुट्टी पर सवाल, दोस्तों पर पाबंदी, देर से घर आने पर इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ मेरे लिए फ्यूचर की जेल का मंजर था। मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने आप से कहा, मगर मैं इस कैद को कभी नहीं अपनाऊंगी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जानती थी कि एक बार शादी हो गई और मैं आहिल के साथ अमेरिका चली गई
तो मैं किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। यह आखिरी मौका था, मैंने हथियार फेंका नहीं है। मेरी आंखों में फिर से डटकर खड़े होने की एक चिंगारी भड़की। मैं आहिल को चैलेंज करने में कामयाब नहीं हुई थी, मगर मैं प्लान बदल सकती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अब मेरा मकसद आहिल को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि भागना था। मेरे दिमाग में सबसे पहले अनुषा का ख्याल आया। वो मेरी इकलौती दोस्त थी, जो आहिल के घमंड को जानने के बाद भी नहीं डरती थी और ना ही उसके खिलाफ बोलने से डरती थी। वो बागी थी और इस वक्त मुझे सिर्फ एक बागी की मदद की ज़रूरत थी। मैं जानती थी कि घर के बड़े आहिल के फैसले को सामने किसी की नहीं सुनेंगे। कल रात ही जेल का दरवाज़ा खुलने से पहले मुझे उम्र कैद से भागना था। मैं बेड से उठी, मेरा दिल सीने में ज़ोर से धड़क रहा था, मगर मेरे इरादे मजबूत हो चुके थे। मैंने फौरन अपना फ़ोन निकाला। इन खानदानों की इज्जत, आहिल की बिजनेस ट्रिप और उसके बांझपन के इल्ज़ाम सबको एक तरफ रखते हुए मैंने अपनी आज़ादी की आखिरी जंग का ऐलान करने के लिए अनुषा का नंबर मिलाया। मैं खुद को आहिल जैसे राक्षस के हवाले नहीं करना चाहती थी। कल का दिन मेरी कैद का नहीं, मेरे डटकर खड़े होने का गवाह बनेगा। रात के 9 बज रहे थे। बाहर से शोर शराबों की आवाज़ मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरी माँ मेरे लिए कीमती जेवर और भारी जोड़ा लेकर आई थी, जिसे मैंने बेड पर गुस्से से फेंक दिया। कमरे का माहौल खामोश और थकान भरा था, जबकि दरवाजे के बाहर झूठी खुशी का माहौल था। किसी को ना एहसास था कि उनकी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है, मगर खानदान की इज्जत और आहिल के सख्त फैसले के सामने वो बिल्कुल बेबस थी। बेटा, जिद मत करो, माँ ने रोते हुए कहा। अब बात खानदान की नाक तक पहुंच गई है। आहिल ने सुबह को शादी तय कर दी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये रोना धोना बंद करो और रात का खाना खा लो। शादी के बजाय मुझे जहर दे दीजिए मम्मी, मैंने सख्ती से कहा। आप लोग मुझे जेल की तरफ धकेल रहे हैं और चाहते हैं मैं मुस्कुराऊं। वो एक राक्षस है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मम्मी और बहस किए बिना चली गई, लेकिन जाते वक्त दरवाजा बाहर से लॉक कर गई, ताकि मैं इमोशनल होकर कोई कदम ना उठा लूं। अब कमरा असलियत में एक जेल बन चुका था। मैंने घुटन महसूस करते हुए फोन उठाया। उस वक्त मैं किसी हमदर्द को नहीं, बल्कि एक बागी साथी को ढूंढ रही थी, जो मुझे इस जेल से निकाल सके। अनुषा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हमेशा से ही खानदानी दबाव और पसंद के खिलाफ शादी एक मजबूत डाल रही थी। मैंने कांपते हाथों से अनुषा का नंबर मिलाया। फोन की दूसरी तरफ रात की गहरी खामोशी में अनुषा की सुकून भरी आवाज आई। अरे फारिहा, तुमने फोन किया। सुना है तुम्हारी कल शादी है। ये सब क्या हो रहा है? मैं फौरन रोने लगी। अनुषा, ऊपर वाले के वास्ते मुझे बचा लो। उन सब ने सुबह मेरी शादी तय कर दी है। मैं उस राक्षस के साथ अमेरिका नहीं जा सकती। ये जिंदगी भर की कैद होगी। अनुषा की आवाज में अब फौरन हमदर्दी से ज्यादा एक चिंगारी थी। वो ही मुझे बचा सकती थी। रोना बंद करो फारिहा, बगावत हमेशा रात के अंधेरे में होती है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? बैठकर रोगी या लड़ोगी? मैं भागना चाहती हूँ अनुषा। मुझे इस जेल से निकलना है, जहाँ ना मेरी मर्जी की कोई अहमियत है, ना ही मेरी ख्वाहिश की। जब इन लोगों को मेरी किसी बात की परवाह नहीं है, तो फिर मैं उनकी इज्जत की परवाह क्यों करूं? अनुषा ने फौरन एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। सुनो, कल सुबह शादी का वक्त है। इसका मतलब है कि घर में शोर होगा, मगर सब बड़े और आहिल के पापा थकावट से कामों में बिजी होंगे। तुम्हें दोपहर के खाने के फौरन बाद का वक्त चुनना होगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम बस मेरे घर का रास्ता जानती हो, तुम मेरे पास आओगी। एक बार तुम मेरे दरवाजे पर आ गई, तो आहिल खान की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे पास भी आ सके। अनुषा ने एक मजबूत यकीन दिलाया। मगर आहिल, वो बहुत चालाक है, वो फौरन मुझ तक पहुंच जाएगा। यही तो प्लान है। उसे ख्वाब में भी ख्याल नहीं आएगा कि तुम मेरे घर में हो। तुम बस अपना ज़रूरी सामान एक छोटे बैग में छुपाओ और उस नौकरानी को तैयार करो जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करती हो। फ़ोन रखने के बाद मेरी आंखों से आंसू गायब हो चुके थे और उनकी जगह एक गहरी साजिश की चमक आ गई थी। मुझे कमरे की तलाशी का खतरा था। मैंने अपना सामान छुपाना शुरू किया। सबसे पहले
मैंने अपने छोटे बैग को निकाला। उसमें मैंने अपना आईडी कार्ड, जो मैंने बहुत मुश्किल से अपने पापा के डॉक्यूमेंट से अलग किया था, अपने कॉलेज का असली आइडेंटिटी कार्ड और कुछ पैसे और थोड़ी सी ज्वेलरी डाली। ये वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट और कीमती सामान थे जिनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी। उसके बाद मेरा दूसरा काम था किसी वफादार नौकर को तैयार करना। मेरी नज़रें घर के सबसे पुरानी नौकरानी सानिया पर पड़ी, जो बचपन से मेरे बहुत करीब थी। सानिया मेरी माँ की भी बहुत वफादार थी, मगर मुझे यकीन था कि वो मेरी मजबूरी समझेगी। मैंने धीरे से खिड़की को खोला और सानिया को इशारा करके अंदर बुलाया। सानिया का चेहरा पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसने भी मेरे और आहिल के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में सुन लिया था। सानिया, तुम मेरी मदद करोगी? मैंने उससे रिक्वेस्ट वाले अंदाज में पूछा। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। मैं आहिल खान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सानिया फौरन रोने लगी। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आहिल साहब को क्या जवाब दूंगी? मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रही, सिर्फ एक रात की मदद मांग रही हूँ। मैंने उसके हाथ में अपनी छुपी हुई सोने की एक पतली चूड़ी और कुछ पैसे रख दिए। ये रखो, तुम्हें बस इतना करना है कि कल दोपहर को जब सब बिजी हों, किचन का पिछला दरवाजा खोलकर रखना है और गली के कोने पर एक रिक्शा या टैक्सी का बंदोबस्त कर देना। सानिया की आंखों में लालच और डर का मिला जुला एक्सप्रेशन था। सोने की चूड़ी ने उसकी वफादारी को डगमगा दिया। वो जानती थी कि आहिल का गुस्सा कैसा है, मगर एक रात की आज़ादी और ये कीमती गिफ्ट उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। साहब को मालूम हुआ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सानिया ने सिसकी लेते हुए कहा। पता नहीं होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। बस कल दोपहर को तुम मेरे पास आखिरी बार आकर कह देना कि सब कुछ तैयार है। प्लान पूरा हो चुका था। कमरे की धीमी रोशनी में मेरे चेहरे पर डर के होने के साथ साथ बदला लेने का भी एक्सप्रेशन था। बाहर शादी के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, मगर मेरे दिमाग में आज़ादी की एक ऐसी धुन बज रही थी जो मुझे कल दोपहर को इस कैद खाने से बाहर ले जाने वाली थी। अब सब कुछ कल दोपहर पर टिका हुआ था, जब खानदान के सबसे बड़े बेटे की शादी और सबसे छोटी बेटी का भाग जाना एक ही वक्त में होना था। अगले दिन दोपहर के 3 बज चुके थे। हवेली में हलचल बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। शादी में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे और वक्त तेजी से दौड़ता जा रहा था। घर में मेहमानों का झुंड तो नहीं था, क्योंकि ये प्रोग्राम जल्दी में रखा गया था, मगर करीबी रिश्तेदारों और ब्यूटिशियन का शोर गूंज रहा था। किचन में खाना पक रहा था। खुशबू का एक तूफान था जो बाहर की तरफ उबल रहा था। घर की औरतें हंसी मजाक और आखिरी लम्हों की तैयारी में इस तरह बिजी थी कि उन्हें किसी के न होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। मेरा कमरा, जहां मुझे दुल्हन के जोड़े में तैयार होना था, उस वक्त एक खामोश जंग का कबीला लग रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे बाहर के सारे शोर मेरे धड़कनों में गायब हो रहे हैं। मैंने अनुषा के कहने के हिसाब से अपना छोटा सफारी बैग पहले से ही बेड के नीचे छुपा दिया था। मेरे चेहरे पर किसी बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि भागने की घबराहट छाई हुई थी। दरवाजा हल्का सा खटखटाकर सानिया अंदर आई, जिसके चेहरे पर डर और लालच का मिला जुला एक्सप्रेशन था। वो झुककर मेरे कान में बोली, मैडम, तैयारी हो गई है। मैंने पैसे देकर एक पुरानी रिक्शा वाले को गली के नुक्कड़ पर खड़ा कर दिया है। उसे सिर्फ अनुषा मैडम के घर का पता दिया है। शेफ और नौकर सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में तैयार होने लगे हैं। अब वक्त है मैडम, बड़े साहब भी ऊपर वाले कमरे में गए हैं। मैंने एक गहरा सांस लिया, जैसे डूबने वाला कोई इंसान आखिरी बार हवा अपने अंदर भरता है। सानिया, थैंक यू। अगर मैं कामयाब हो गई तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने खामोशी से एक गहरे नीले रंग की शॉल जल्दी से अपने ऊपर लपेट ली और उस चादर के अंदर सारा सामान वाला छोटा बैग कंधे में डाल दिया और इस हद तक ध्यान रखा कि मैं अपना फ़ोन भी वहीं टेबल पर छोड़ दिया, ताकि अगर आहिल फ़ोन को ट्रेस करे तो मैं उसे कभी न मिलूं। दूसरी तरफ हवेली के बाएं हिस्से में आहिल का कमरा खामोश और सुकून भरा था। वहीं पर वो बड़े सेटिस्फेक्शन से तैयार हो रहा था। खिड़की के शीशे से नीचे नज़ारे डालते हुए वो देख सकता था कि बगीचे में लोग चहल पहल कर रहे हैं। उसने सफ़ेद शेरवानी को बड़ी तमीज से पहन रखा था, जिसका कॉलर खड़ा और सख्त था।
वो शादी के हवाले से इमोशनल नहीं था, बल्कि ये शादी उसके लिए सिर्फ खानदान की इज्जत और अपने कंट्रोल की एक निशानी थी जो उसे साबित करनी थी। उसने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडा एक्सप्रेशन था जो कल रात मेरी बगावत पर उसने जाहिर किया था। उसका छोटा कजिन अयान दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। भाई, आप तो कमाल लग रहे हैं, शादी के लिए तैयार हो गए? आहिल ने धीमी आवाज में जवाब दिया। बाहर का माहौल कैसा है? सब कुछ ठीक है? अयान ने खुशी से कहा। सब ठीक है, नीचे खुशी का माहौल है, हर कोई आपको बधाई दे रहा है। बस फलक आंटी कुछ परेशान लग रही थी, शायद उन्हें अपनी बेटी की शादी की वजह से रोना आ रहा होगा। आहिल के होठों पर एक सख्त हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। दुख या खुशी ये सब मायने नहीं रखता था, इम्पोर्टेंट ये था कि सौदा वक्त पर हो। उसने अपनी घड़ी देखी। मुझे अब निकलना चाहिए, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। नीचे मैंने बाहर की हल्की सी खामोशी और घर वालों की बिजी होने का फायदा उठाया। मैंने धीरे से कमरे का लॉक खोला और चोरों की तरह दबे पांव बाहर निकली। लॉन के कोने में बने किचन का रास्ता बिल्कुल खाली था। मेरा हर कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहा था जैसे मैं पत्थर पर शीशा रख रही हूँ। मैं किचन में पहुंची। सब लोग दोपहर के खाने के बाद कुर्सियों पर नींद की हालत में बैठे थे। सानिया एक कोने में खड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। सानिया ने आंखों से इशारा किया कि मैंने पिछला दरवाजा धीरे से खोला। ऊपर वाला आपका ध्यान रखे मैडम, सानिया ने एक धीमी आवाज में कहा। मैंने सर हिलाया और पिछले रास्ते से बाहर निकली, जो कूड़े करकट और पुरानी चीजों से भरा हुआ था। जैसे ही मैं हवेली की चार दीवारी से बाहर खुली गली में पहुंची, मुझे लगा जैसे मैं पहली बार आजाद हवा में सांस ले रही हूँ। गली के नुक्कड़ पर एक पुराना रिक्शा खड़ा था, जिसका ड्राइवर एक बूढ़ा इंसान था। अनुषा मैडम का घर। मैंने कांपते हुए ऑर्डर दिया। रिक्शा तेजी से आगे बढ़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। मेरे दिल ने चिल्लाकर कहा, आजादी। आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। दोपहर का वक्त था। मेहमानों ने हवेली में आना शुरू कर दिया था। माँ अपने चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट सजाए बड़े कमरे में आई। ब्यूटिशियन को मेरे कमरे में भेजने के लिए इशारा कर रही थी। फारिहा को लेकर आओ, उसे अब तैयार होना होगा। माँ ने ब्यूटिशियन से कहा। ब्यूटिशियन ने दरवाजा खटखटाया, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखा, जहाँ मैं मौजूद नहीं थी। मैडम, वो अंदर नहीं है। माँ का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। शायद वॉशरूम में गई होगी। देखो। मगर जब वॉशरूम में भी कोई नहीं मिला तो एक तूफान उनके दिल में उठा। उन्होंने अलमारी देखी, कुछ कपड़े गायब थे। टेबल पर मोबाइल पड़ा था, मगर मैं नहीं थी। माँ की चीख पूरे हॉल में गूंजी। फारिहा कहाँ गई? ये चीख उस वक्त सुनी गई जब आहिल खान अपनी शेरवानी में शादी के लिए बिल्कुल तैयार सीढ़ियां उतरकर नीचे कदम रख रहे थे। उसके चेहरे पर जीत और कंट्रोल का ठहरा हुआ एक्सप्रेशन था। जब उसे ये खतरनाक खबर सुनाई दी कि दुल्हन शादी से पहले भाग चुकी है, तो आहिल के कदम वहीं जम गए। उसके खूबसूरत चेहरे पर मौजूद सख्त एक्सप्रेशन एक लम्हे के लिए गुस्से की लहर में बदल गए। उसके माथे पर बल पड़ने लगे। उसे यकीन था कि ये मेरी ही हरकत है। ये भाग जाना इस खानदान की इज्जत पर दाग था। आहिल ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों में शोले उगलने लगे और वो गुस्से में इतना खूबसूरत और खतरनाक लग रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास आए। उसने यह हद पार कर दी। यह आहिल का पहला और आखिरी ख्याल था। शादी के लिए सजाए गए ड्राइंग रूम में इस वक्त तूफान आया हुआ था। आहिल खान अपनी तमीज से पहनी हुई सफेद शेरवानियों में सीढ़ियों के बीच हैरान खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक खामोशी थी। उनके नीचे माँ और दानिश साहब आपस में बातें कर रहे थे। रिश्तेदार औरतों के बीच एक खतरनाक सरगोशियां चल रही थीं। हर कोई इस अचानक भाग जाने के बारे में राय दे रहा था। मैं कहती हूँ ये इसकी परवरिश का कसूर है, चाची ने गुस्से में अपने होठों को दबाते हुए कहा। इसकी आज़ादी का नतीजा है। ये मैंने पहले ही कहा था, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए लड़की को। अब क्या होगा? एक और आंटी ने अपने दिल पर हाथ रखा। बचपन से उसकी मंगनी तय थी और अब शादी के दिन भाग गई। खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरी मम्मी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची, वो कहाँ चली गई होगी? किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? ठीक उसी लम्हे आहिल ने एक कदम सीढ़ी से नीचे रखा।
ये सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि एक ऑर्डर था। बस उसकी खतरनाक और सख्त आवाज ने सारे शोर को ऐसे काट दिया जैसे बिजली की तलवार। एक शब्द भी और किसी के मुंह से न निकले। अब सबको मेरी बात सुननी होगी। फौरन उसकी आंखों में वो ताकत थी कि सारी औरतें फौरन खामोश होकर उसे देखने लगी। मम्मी का रोना भी सिसकियां बनकर रह गया था। दानिश साहब, आप दादाजी को संभालिए। कोई भी इंसान, कोई भी इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा जब तक मैं ना कहूँ। आहिल ने अपने पापा से कहा। और आप सब, उसने औरतों की तरफ देखकर कहा, अपने मुंह बंद रखिए। अगर ये बात बाहर निकली कि दुल्हन शादी के दिन भाग गई है, तो मैं खानदान में मौजूद हर इंसान को जिम्मेदार ठहराऊंगा। आहिल अब कमरे में मौजूद हर ताकतवर इंसान से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो सीधे किचन के रास्ते की तरफ बढ़ा, जहां अफवाहों के हिसाब से मैं गायब हुई थी। वहां सानिया, पुरानी नौकरानी, किचन के दरवाजे के पास डरी सहमी बैठी थी। आहिल उसके सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर सानिया बहुत डर गई थी। तुमने देखा? आहिल ने पूछा। आवाज धीमी थी मगर बहुत मजबूत। सानिया ने डर के मारे सर ना के इशारे में हिला दिया। नहीं नहीं साहब, झूठ मत बोलो। आहिल ने अपने हाथ की उंगलियों को उसके चेहरे के पास किया। फारिया अपना मोबाइल छोड़कर गायब हुई है। मुझे सारे घर के रास्तों के बारे में पता है। दरवाजा लॉक था। सिर्फ दो रास्ते हैं, सामने या पीछे का दरवाजा। तुम यहीं बैठी थी। सानिया का डर बढ़ गया था। उसने आहिल के कदमों में गिरने की कोशिश की। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मैडम ने मुझे मजबूर किया था। मजबूर? आहिल के होठों पर गुस्सा आया। उसने तुम्हें किस लालच में मेरे खिलाफ किया? सोने की चूड़ी और कुछ पैसे। सानिया ने रोते हुए सारा सच उगल दिया। उन्होंने पीछे का दरवाजा खुलवाकर बाहर से रिक्शे का इंतजाम करवाया और वो अपनी दोस्त अनुषा मैडम के घर गई हैं। अनुषा का नाम आहिल की आंखों में एक चमक आई। ये वही नाम था जिसके बारे में मेरे कॉलेज के दिनों में उसे कई बार शिकायतें मिली थी कि वो मुझे भड़काती है। तुम्हें जिंदा रहने की परमिशन सिर्फ इसलिए मिली है कि तुमने सच बोल दिया। आहिल ने सख्त लहजे में कहा, अभी यहीं रहो और अगर तुमने किसी को अनुषा का नाम बताया तो उसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। आहिल फौरन मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जेब से कार की चाबियां निकाली और हॉल से निकलने लगा। आहिल, तुम कहाँ जा रहे हो? दादाजी ने परेशानी से पूछा। मैं अपनी चीज वापस लेने जा रहा हूँ। आहिल ने पलटकर कहा। ये सब अब मेरी इज्जत का मैटर बन गया है। वो ये समझती है कि ये खेल उसने मेरे साथ शुरू किया है और इसको खत्म अब मैं करूंगा। आहिल शेरवानी पहने उस घर से बाहर निकला। उसने अपनी ब्लैक लग्जरी कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाम की गलियों और सड़कों पर आहिल की तेज रफ्तार गाड़ी अंधेरे में एक सफेद धब्बे की तरह भाग रही थी। वो अपनी शादी की शेरवानी में था। एक दूल्हा जो अपनी दुल्हन को लाने नहीं, बल्कि एक मालिक दोबारा अपने कैदी को पकड़ने जा रहा था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर बिजनेस के मामलों में तेज होती थीं, अब बदले और गुस्से से भरी हुई थीं। वो सिर्फ एक ही घर देख रहा था, अनुषा का घर। आहिल शेरवानी में सिर्फ एक दूल्हा नहीं था, वो एक ऐसा शिकारी था जो अपने गुस्से के खातिर भागने वाली शिकार का हर कीमत पर शिकार कर कर रहेगा। सिर्फ एक यही तरीका था जिससे वो अपने खानदान की इज्जत को बचा सकता था। शहर की एक कॉलोनी की शमशान खामोशी गली में आहिल की गाड़ी रुकी। सफेद शेरवानी, जो कुछ घंटे पहले शादी की खूबसूरती को दिखा रही थी, अब बदले की आग में जल रही थी। सामने ही अनुषा का छोटा मगर खूबसूरत घर था। आहिल गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मौजूद सारा घमंड खत्म हो चुका था। इस वक्त वो सिर्फ एक बदला लेने वाला इंसान था जिसकी इज्जत को उसकी होने वाली दुल्हन ने चैलेंज किया था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बजाय लोहे के मजबूत दरवाजे को बिजली की झटके की तरह पीटना शुरू कर दिया, जैसे वो अंदर की सारी चीजों को बर्बाद कर देना चाहता हो। अनुषा, मैं जानता हूँ वो अंदर है, बाहर निकालो उसे। आहिल की आवाज सड़कों की खामोशी में एक चीख की तरह गूंजी। कुछ देर बाद दरवाजा आधा खुला और अनुषा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कौन है? अनुषा ने हैरानी से पूछा। और आप इस शेरवानी में रात के वक्त एक अकेली लड़की के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? आहिल, वक्त बर्बाद मत करो। आहिल ने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखते हुए दांत पीसे, लेकिन उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। फारिहा को बाहर निकालो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास है।
मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आज तो उसकी शादी थी ना, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं जानती। आप यहाँ से चले जाइए। अनुषा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैंने कल से फ़ारिहा को नहीं देखा। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ शोर कर रहे हैं। इस झूठ पर आहिल कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने एक ज़ोरदार झटका देकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मगर अनुषा फ़ौरन चीख कर उसके सामने आ गई। एक कदम भी आगे ना बढ़ाओ, ये मेरा घर है। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। अनुषा ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया। अनुषा की इस आखिरी धमकी ने वो काम किया जो मेरे आंसू नहीं कर पाए थे। आहिल ने एक लम्हे के लिए पलटकर अनुषा की तरफ देखा। वो जानता था कि अगर उसने पुलिस के मामले में खुद को डाला तो खानदान की बाकी बची इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आहिल ने ठंडी, जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, पुलिस को फ़ोन कर दो, मगर क्या तुम्हारा नाम भी इसमें आएगा? कि तुम्हारे बाप को मालूम होगा कि तुमने एक भागी हुई लड़की का साथ दिया है? आहिल के खामोश दबाव ने काम दिखाया। अनुषा का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, फिर उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अंदर की तरफ देखा। बाहर आ जाओ फ़ारिहा, तुमने मुझे भी खतरे में डाल दिया है। और फिर मैं दरवाजे से बाहर निकली। मेरे चेहरे पर बहुत डर था, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरी नज़र आहिल की आंखों से मिली, जहाँ जीत के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आहिल ने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उसने मेरा बाजू लोहे की तरह पकड़ा, जैसे वो कोई बेजान चीज पकड़ रहा हो। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे भाग जाओगी? छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे मैंने पूरी ताकत से अपने आप को छुड़वाना चाहा और चीख कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे घसीटो मत, मैं खुद चल रही हूँ। तुम्हारी मर्जी खत्म हो चुकी है, आहिल ने बेरहमी से कहा और मुझे जबरदस्ती घसीटकर कार के पास ले गया। सुनसान गली में मेरी चीख गूंज रही थी। मैं खुद को छुड़ाने के लिए उस पर अपने नाखूनों से हमला कर रही थी। हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुझे वो गाड़ी में ना बिठा सके, लेकिन आहिल की ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। आहिल ने लगभग मुझे पटक कर फ्रंट सीट पर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। अनुषा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस था। आहिल ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए आखिरी बार अनुषा की तरफ देखा। आगे से मेरे मामले में इंटरफेयर करने से पहले आगे से मेरे मामले में इंटरफेयर करने से पहले 1000 बार सोच लेना, समझी तुम? गाड़ी सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। मैं रो रही थी और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे बाहर निकालो, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। किडनैप? आहिल ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था और हंस पड़ा। उसकी हंसी में बहुत सख्ती थी। तुम मेरी हो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। शादी के दिन इस तरह भागना क्या होता है, तुम्हें अंदाजा भी है? मैंने उस पर गुस्से से पलटकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कैद में हूँ। मैं कल ही तुम्हारे बांझ होने की वजह से इनकार किया था और अब तुम, ये वो बात थी जो आखिरी तिनके का काम कर गई। आहिल ने एक झटके के साथ ब्रेक लगाया। गाड़ी सुनसान सड़क के बीच में झाड़ियों के पास रुक गई। खामोशी और गुस्सा गाड़ी में भर गया। आहिल ने गाड़ी का इंजन बंद किया और अपनी शेरवानी की तरफ इशारा किया। बांझ, तुमने खानदान के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरी जासूसी की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, भागने का प्लान बनाया और अभी भी क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? उसका गुस्सा लावे की तरह उबल पड़ा था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उससे झगड़ने लगी। आहिल के गुस्से की हद हो गई जब मेरा हाथ उसके चेहरे की तरफ इशारा कर रहा था। आहिल ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। मेरी चीख गाड़ी में दबकर रह गई। मैं हैरान रह गई थी। मेरे गाल पर हाथ का निशान फौरन भर आया और मुझे फिजिकल तकलीफ से ज्यादा अपनी बेइज्जती पर हैरानी थी जो आहिल ने मुझे दी थी। मेरी आंखों से बहुत आंसू बहने लगे। आहिल ने खुद भी आंखें बंद कर ली। वो खुद पर हैरान था कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत पर हाथ उठाया था। उसका हाथ कांप रहा था। मेरी चीख और फिर पूरी तरह खामोशी ने गाड़ी के अंदर का माहौल गर्म कर दिया था। सड़क की खामोशी में थप्पड़ की आवाज की गूंज आहिल के कानों में भी बहुत देर तक सुनाई देती रही। वो फौरन ही अपने किए पर शर्मिंदगी का शिकार हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सारा गुस्सा एक पल में पछतावे में बदल गया। ये वो आहिल नहीं था जो खुद को एक कंट्रोल में रखने वाला इंसान समझता था। उसने ना सिर्फ
अपने गुस्से का इजहार कर दिया, बल्कि उसने एक ऐसी लड़की पर हाथ उठाया जिसे वो अपने खानदान की इज्जत का हिस्सा समझता था। वो फौरन अपने हाथ को सीट बेल्ट से हटाकर दूर ले गया, जैसे मुझे छूने से उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने कपकपाते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला और फौरन बाहर निकल गया। वो सड़क के किनारे खड़ा हो गया। मैंने एक फासला किया, जैसे मैं खुद से भी दूर रहना चाहती हूँ। मैं गाड़ी के अंदर बैठी हुई अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखे आंसुओं के साथ साथ एक सुकून भी महसूस कर रही थी। मैंने पहली बार आहिल को कमजोर होते, हैरान होते और खुद से डरते हुए देखा था। आहिल गाड़ी की छत पर झुका और अपनी शेरवानी के कफ को सख्ती से पकड़ लिया। उसकी आवाज में अब ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ एहसास था। मैं कंट्रोल खो बैठा था। उसने मुश्किल से कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अफ़सोस है फ़ारिहा, बहुत अफ़सोस है। उसके पछतावे ने मेरे गुस्से को नफ़रत की ज़बान दे दी। अब मुझे और कोई डर नहीं था। मैं आहिल के इस अचानक इंसानी रूप से डरी नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जब मैं अपनी सारी तकलीफ़ बता सकती थी। मैंने तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। मैंने अपनी आँखों से आँसू साफ़ किए और सीधी आहिल के सामने खड़ी हो गई। मैं अब डर कर बात नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत मज़बूत हो गई थी। क्या फ़ायदा है इस अफ़सोस का? मैंने चिल्लाकर कहा, आपको अपनी ताकत, अपनी इज़्ज़त, अपने घमंड से कभी अफ़सोस नहीं होता। आप सिर्फ़ इस बात से शर्मिंदा है कि आपने अपना कंट्रोल क्यों खो दिया। मैंने अपना सूजा हुआ गाल आहिल की तरफ किया और मेरी आवाज़ में अब सिसके नहीं, बल्कि गुस्से की लहर थी। मैं भागी क्यों? कभी सोचा आपने? मैंने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? इसलिए कि आपने मेरी ज़िंदगी को कैद बना दिया था। आप हमेशा कहते थे कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा, मगर आप असलियत में मुझे मिटाना चाहते थे। मैंने एक गहरा सांस लिया और शिकायतों की शुरुआत कर दी, जो सालों से मेरे दिल में थी। आपको याद है, जब मैं छोटी थी और मैंने एक डायरी लिखी थी, आपने वो डायरी पढ़कर मुझे कहा था कि मैं बचकाना ख्वाब देखती हूँ। आप मेरी हर बात, मेरे हर कदम पर मेरी जासूसी करते रहे। मैंने अपनी आवाज़ को और तेज़ किया। आपने मेरी हर दोस्त पर पाबंदी लगाई। अनुषा को भी आपने धमकियाँ दी थी कि वो मुझसे दूर रहे। आपको हमेशा लगता था कि मैं एक नादान बच्ची हूँ, जिसे आप अपने फ्यूचर के बिजनेस प्लान के हिसाब से ढाल सकते हैं। आपने कभी मुझे एक इंसान समझा ही नहीं, जिसकी अपनी मर्जी हो सकती है। मैंने अपने दिल की सारी बातें कह दी थी। मैंने आपसे नफरत करना शुरू कर दिया था आहिल। मैं आपसे डरती थी। आपको क्या लगता है, मैं आपके साथ शादी के बाद अमेरिका में क्या करती? एक सजी सजाई गुड़िया बनकर आपके फ्लैट में बैठी रहती, जिसकी जिंदगी के सारे फैसले आप करते। आहिल खामोशी से सुनता रहा। उसने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। मेरी ये बात कि खास तौर पर मैंने आपसे नफरत करना शुरू कर दिया था, उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके रवैये ने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि खुद को भी शर्मिंदा कर दिया था। मुझे डर लगता था कि आप मेरी डायरी की तरह मेरी जिंदगी को भी पढ़कर खत्म कर देंगे। आपने कभी मुझ पर अपना प्यार नहीं जताया, जबकि दादाजी ने बचपन से ही मेरी शादी आपसे तय कर दी थी। जब पापा की मौत हुई थी, जब मैं सिर्फ 7 साल की थी और आप 14 साल के, हमारी एज में कितना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपने कभी मुझे एक इज्जत की नजर से या फिर प्यार की नजर से नहीं देखा। हमेशा मुझ पर रोक टोक और रौब जताते आए हैं। मैंने अपनी आखिरी बात कही। आहिल ने ठंडी सड़क पर अपना सर झुका लिया। वो सब सुन रहा था। ये पहला मौका था जब हम दोनों के बीच कोई ऑर्डर नहीं, बल्कि एक सच्चाई बिखर रही थी। तुम तुम ठीक कह रही हो। आहिल ने अपनी गलती मानी। उसकी आवाज में गहरी थकावट थी। मैंने सच में तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने प्रोटेक्ट के नाम पर तुम्हें कैद किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे फैसले करने का हक नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, जो गुस्से से भरी रहती थीं, अब खाली थीं। मुझे एहसास हो गया, मेरा वो सारा कंट्रोल, वो गुस्सा, वो सिर्फ मेरे डर को छुपाने का बहाना था। डर कि कहीं तुम मेरे हाथ से निकल ना जाओ। आहिल के मान लेने ने मेरे गुस्से को थोड़ा कम कर दिया था। मैंने पहली बार आहिल को एक कमजोर, डरा हुआ इंसान देखा था, ना कि राक्षस। वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो मोहब्बत को कैद और कंट्रोल का नाम दे बैठा था। खामोशी गहरी हो गई, लेकिन अब उसमें डर नहीं, बल्कि उदासी थी। हम दो लोग थे जिन्होंने पहली बार एक दूसरे से सच बोला था।
अंधेरी सड़क पर आहिल ने मुझे खामोशी से गाड़ी में वापस बैठने का इशारा किया। उसने दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को धीरे धीरे एक पार्क की तरफ ले गया, जहां रात के इस वक्त में एक छोटा सा कैफे खुला हुआ था। और इस परेशानी से निकलना आसान नहीं है। पहले हम दोनों के बीच की परेशानियों को हल होना जरूरी था। कैफे में सिर्फ एक बूढ़ा वेटर मौजूद था। वो खामोशी से हमारे कोने वाले टेबल पर कॉफी रखकर चला गया। आहिल ने अपनी शेरवानी के दामन को झाड़ा और मैं अभी भी अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखे हुए थी। ये जगह शादी की तैयारी से 1000 मील दूर महसूस हो रही थी। आहिल ने लंबी सांस ली और अपने अंदर के डर को कंट्रोल किया। फारिहा, उसने गर्मी से कहा, तुमने जो कुछ कहा वो सच है। मैंने तुम्हें कभी एक बराबर इंसान नहीं समझा। मेरे हिसाब से तुम मेरी जिम्मेदारी और मेरे कंट्रोल का हिस्सा थी। उसने कॉफी का कप उठाया और फिर वापस रख दिया। अब मैं एक सौदा पेश कर रहा हूँ। मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। सौदा? क्या आप फिर से कोई नया जेल का कानून बनाने जा रहे हैं? नहीं। आहिल ने ना के इशारे में सर हिलाया। ये तुम्हारी आजादी की कीमत होगी। आहिल ने टेबल पर अपने हाथ रखे और मेरी आंखों में देखा। तुमने मेरे घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम दोनों ही कसूरवार हैं। अगर हम इस मैटर को आज रात ही खानदान के सामने ले जाते हैं तो हमारे खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुमने जिन बुजुर्गों के सामने ये इल्जाम लगाया था वो सब बदनाम होंगे। मेरे माँ बाप, तुम्हारी माँ, हम दोनों ने जो भी किया उससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन हम मिलकर अपने खानदान को इस शर्मिंदगी से बचा सकते हैं। कैसे? मैंने पूछा। तुम शादी कर लो। हम कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के और सीधा अमेरिका जाएंगे। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देता हूँ। कैसी आज़ादी? मैंने शक किया था कि आप फिर से मेरी जिंदगी अपने कंट्रोल में लेंगे। आहिल ने गहरी नजरों से मुझे देखा था। नहीं, अमेरिका में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी होगी। तुम जहाँ चाहोगी रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक अलग अपार्टमेंट लेकर दूंगा। तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा करियर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मर्जी होगी। मुझसे कोई पूछ गछ नहीं होगी। ये शादी सिर्फ नाम के लिए होगी। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे पास नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आज तुम मुझसे शादी नहीं करती तो कल को दादाजी तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे। और तुम नहीं जानती कि आने वाला इंसान तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ शादी करके तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। तुम जैसे चाहे रह सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। लेकिन अगर मैंने इस रिश्ते से अपने कदम पीछे कर लिए तो हर कोई तुमसे शादी कर लेगा। और दादाजी ज्यादा तुम्हें इस घर में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि तुम एक बार इस घर से शादी के वक्त भाग गई हो। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि ये वही राक्षस था जो इस वक्त मेरे सामने बैठा था। ये कैसा सौदा था जिसमें मैं खानदान की बदनामी के बदले पर्सनल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकती थी। ये खतरनाक सौदा था, मगर मुझे अमेरिका में पूरी आज़ादी मिल रही थी जो मुझे यहाँ कभी नहीं मिल सकती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, आप आज भी कह सकते हैं कि आप इस बांझपन का, झूठ का बदला किसी भी तरह ले सकते हैं। आहिल ने सर ना के इशारे में हिलाया। कल का आहिल कल का था जो अपने गुस्से और कंट्रोल को खो बैठता था। मैंने आज तुम्हें जो तकलीफ दी है उसने मुझे बदल दिया है। मैं तुम्हें ये सौदा किसी लालच या बदले के लिए नहीं, बल्कि उस गलती की सजा काटने के लिए दे रहा हूँ जो मैंने तुम पर हाथ उठाकर की है। तुम्हारा भागना मेरे लिए खानदान की बेइज्जती था, मगर तुम्हारा ये मानना कि मैं तुम्हें कैद कर रहा था मेरे लिए मेरी अपनी बेइज्जती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, ना मुझे बल्कि इस शादी को एक मौका दो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारा राक्षस नहीं बल्कि तुम्हारा वेल विशर बन सकता हूँ जो तुम्हारी आज़ादी की भी प्रोटेक्शन करे। मैंने सोचा, फिर जवाब दिया, मेरी एक शर्त है। ये सौदा आज़ादी और इज्जत का कल सबके सामने होगा। आपको खानदान के सारे बुजुर्गों के सामने खड़े होकर ये बताना होगा कि मेरी सारी मर्जी मेरी अपनी होगी, ताकि मुझे यकीन हो कि आप कल मुकर नहीं जाएंगे। आहिल के चेहरे पर एक गहरा सुकून आया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम्हारी आज़ादी तुम्हारी है। अब तुम्हें फौरन घर वापस जाना होगा, इससे पहले कि सब लोग पुलिस में रिपोर्ट करें। मैंने हाथ नहीं मिलाया,
मगर मेरी आंखों में अब शक के बदले एक यकीन झलक रहा था। ठीक है, हम चलते हैं आहिल। ऐसे ही एक बड़ी लड़ाई, शर्मिंदगी के बाद दो लोगों ने एक अनोखा सौदा कर लिया, जिसमें आज़ादी, इज्जत और एक नाम की शादी की कीमत दी जानी थी। ठंडी रात के अंधेरे में आहिल की काली गाड़ी एक बार फिर हवेली के गेट से अंदर आई। बाहर का माहौल वैसा ही डरावना था जैसा वो छोड़कर गया था, मगर गेट से अंदर कदम रखते ही हलचल, आवाज और सवालियों नजरों का तूफान उन्हें घेरने के लिए तैयार था। हम दोनों साथ नहीं, बल्कि सफेद शेरवानी में आहिल था, जिसने हवेली के अंदर दरवाजे पर कदम रखे। मैं उसके पीछे थी। मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी था, मगर चेहरे पर अब भागने का डर नहीं था, बल्कि सेटिस्फेक्शन था। हॉल में सारे रिश्तेदार और खानदान के बुजुर्ग, जो बहुत परेशानी में घुल रहे थे, हम दोनों को देखकर हैरान हो गए थे। दानिश साहब और दादाजी फौरन आहिल की तरफ आए। आहिल, तुम कहाँ चले गए थे? दानिश साहब की आवाज में घबराहट थी। और फारिहा, तुम कहाँ थी? माँ दौड़कर मेरे पास आई। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? तुम क्यों भागी थी? उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ और सूजे हुए गाल को देखकर वो डर गई। ये क्या हुआ? मैं फौरन पीछे हट गई। मैंने आहिल की तरफ देखा। आहिल ने एक लम्हा भी खराब नहीं किया। उसने अपने हाथ को हवा में उठाकर सबको खामोश रहने का ऑर्डर दिया। ये वही कंट्रोल था, मगर इस बार उसका मकसद अलग था। मुझे सारे सवालों के जवाब मालूम हैं। आहिल की आवाज हॉल में गूंजी। आप सबका यहीं मौजूद रहना जरूरी था, खास तौर पर दादाजी और पापा का। उसने गहरी सांस ली। उसकी नजरें सीधी दादा के चेहरे पर थी। ये सब मेरी गलती थी। सब लोग हैरत से एक दूसरों को देखने लगे। आहिल अपनी गलती मान रहा था। ये एक ऐसा नजारा था जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। मैंने प्रोटेक्शन के नाम पर फारिहा को कैद रखा था। मैंने उसे एक जिम्मेदारी समझा, ना कि एक आजाद मेंबर। उसका डटकर खड़ा होना, उसका भाग जाना मेरे सख्त रवैये का बदला था। दादाजी गुस्से भरे लहजे में बोले, ये क्या कह रहे हो आहिल? ये लड़की तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर शादी से भाग गई और तुम इसकी साइड ले रहे हो। आहिल ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने नजरों ही नजरों में उसे याद दिलाया था कि उसे अपना वादा सबके सामने दोहराना है। आहिल ने मेरे सूजे हुए गाल पर पड़ने वाले अपने हाथ के निशान पर एक सेकंड के लिए नजर डाली। मेरे पापा, मेरे दादा और मेरी माँ फारिहा ने शादी के लिए एक शर्त रखी है, और मैं आज सबके सामने इस शर्त को अपनाता हूँ, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। ये शादी होगी और इसका मकसद सिर्फ खानदान की इज्जत को बचाना है। मैं कल उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, मगर वहां जाकर वो पूरी तरह आज़ाद होगी। उसकी ज़िंदगी, उसकी एजुकेशन, उसका करियर, उसके पर्सनल मैटर, उसकी ज़िंदगी सब उसकी मर्जी के हिसाब से होगी। मैं उसके मामलों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना ही कोई पाबंदी लगाऊंगा। इस ऐलान पर हॉल में मौजूद सारे लोग बातें बनाने लगे थे। क्या कह रहे हो आहिल? अपनी मर्जी? ये कैसी शादी है? अमेरिका में आज़ादी? चाची ने फौरन इंटरफेयर किया। आहिल, तुम ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? ये एक शादी है, मजाक नहीं। आप उसे सारी आज़ादियाँ देंगे तो ये अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगी? आहिल ने एक लम्हे के लिए भी किसी की बात नहीं सुनी। उसने सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ मेरी तरफ देखा। मैं इस नज़ारे को देख रही थी जहां खानदान का सख्त मेंबर अपने ताकतवर पर्सनालिटी का मालिक सबसे बड़े झूठ, बाजपन का इल्ज़ाम और सबसे बड़ी बेइज्जती भागने को सिर्फ एक आज़ादी के सौदे के लिए दांव पर लगा रहा था। ये सिर्फ वादा नहीं था, यह आहिल की इज्जत पर लगने वाला दाग था, जो वो मेरे कहने पर अपना रहा था। मेरी आंखों में जहां कुछ घंटे पहले बहुत नफरत थी, अब पहली बार भरोसे की झलक नजर आई थी। मैंने महसूस किया कि आहिल हार गया है, और एक पछताने वाला इंसान अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने धीरे से सर हिलाया, जिसका मतलब था मुझे मंजूर है। आहिल ने ये देखकर गहरी सांस ली। माँ ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। क्या तुम अब तैयार हो बेटा? मैंने मजबूती से जवाब दिया कि मम्मी, मैं तैयार हूँ। मैंने शादी कर ली, मगर मेरा दिमाग अब आज़ादी की एक ऐसी जंग के लिए तैयार था जो अमेरिका में जाकर जीतने वाली थी। ये शादी नहीं थी, एक सौदा था जिसकी कीमत आहिल को देनी थी। हवेली में एक अजीब सा सुकून छा चुका था। मुझे जबरदस्ती पहनाए गए दुल्हन के जोड़े में बिठाया गया। मेरे चेहरे पर मेकअप के पीछे उस थप्पड़ के निशान और रात भर के जागने का हल्का फुल्का एक्सप्रेशन था। मैं खामोश थी। मेरी आंखें अब आंसू बहाने के बदले भरोसे से भरी हुई थी।
शादी के फौरन बाद माँ, जो रात भर रो रो कर परेशान हो चुकी थी, मुझसे लिपट गई। मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहना, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, माँ ने सिसकते हुए कहा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, मगर मैं रोई नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में आहिल का सौदा चल रहा था। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी, मैंने खुद से कहा। सुबह की पहली किरण जब हवेली पर पड़ी, तो आहिल और मैं अपने सफारी बैग के साथ बाहर निकले। आहिल अब सिंपल से सूट में था, जो उसके बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी को दिखा रहा था। खानदान के सारे मेंबर एयरपोर्ट तक हमें छोड़ने आए थे। आहिल ने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया था। जब मेरी छोटी कजिन ने मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी दी, तो आहिल ने मुझे देखा। बजाय इसके कि वो कहता इसे फेंक दो, जैसे कि उसने बचपन में किया था, उसने खामोशी से डायरी मेरे हाथ से ली और उसे मेरे सफारी बैग में ध्यान से रख दिया। ये पहला इशारा था कि वो मेरी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे, भीड़ में आहिल ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन मेरे एक कदम पीछे चलता रहा, जैसे वो आगे चलने की आज़ादी दे रहा हो। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बिना कहे वो मेरी देखभाल कर रहा था। मैंने ये सब कुछ महसूस किया। ये वो राक्षस आहिल नहीं था जो ऑर्डर देता था, इधर देखो, मेरे साथ चलो। ये एक ऐसा इंसान था जो फिक्रमंद और ख्याल रखने वाला था, मगर अपनी गलती की सजा खामोशी से भुगत रहा था। जब हम प्लेन की सीटों पर बैठे, तो बीच में एक लंबा फासला था। आहिल खामोश बैठा रहा और फिर धीमी आवाज में सिर्फ एक बात कही, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारी पसंद की लाइट सैंडविच मंगवा दी है। मैंने हैरत से आहिल को देखा। मुझे अपनी शादी की हलचल में पता ही नहीं चला कि मैं भूखी हूँ। वो अब सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो एक कैदी की नहीं, बल्कि अपने साथी की फिक्र कर रहा था। लंबे सफर के बीच मैंने आहिल को पहली बार गहरी नजर से देखा। वो खामोश था, अपने काम पर ध्यान दे रहा था, मगर हर 15 मिनट बाद वो मुझे एक हल्की सी नजर से देखता, ये यकीन करने के लिए कि मैं ठीक हूँ। जब मैंने ठंड महसूस की, तो आहिल ने बिना पूछे मुझे ब्लैंकेट निकाल कर दे दिया। ये सब कुछ बिना किसी ऑर्डर के था। मेरे दिल में मौजूद सालों की नफरत अब नरमी में बदल रही थी। मैंने महसूस किया कि ताकतवर आहिल ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और मुझे आज़ाद छोड़ दिया। जब प्लेन अमेरिका की ज़मीन पर उतरा, तो सुबह का वक्त था। अमेरिका की रोशनियों ने हमारा वेलकम किया। आहिल ने सामान लेते हुए मेरी तरफ मुड़कर देखा। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो। आहिल के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। उसने मुझे एक अलग चाबी दी, एक अपार्टमेंट की चाबी, जो सिर्फ मेरे लिए तैयार किया गया था। उसने कोई सवाल नहीं किया, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, बस इतना कहा, जब तुम्हें ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने चाबी हाथ में ली। ये सिर्फ चाबी नहीं थी, ये नए शहर की इंडिपेंडेंट ज़िंदगी की शुरुआत थी। हमारा सफ़र, जो एक ज़बरदस्ती की शादी से शुरू हुआ था, मगर अब हम एक आज़ाद रिश्ते की तरफ बढ़ रहे थे। राक्षस खत्म हो चुका था, वो इंसान बन गया था, ऐसा इंसान जिसको हर किसी की फिक्र हो, और मैंने अपनी आज़ाद ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।